Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Am I visible too? Desktop, screen, video, everything is clear? Great. चलिए, तो let's start the session. As you all know, this is the very first session of web development, right? तो शुरुआत आज के लेक्चर के एजेंडा से अपन करते हैं. लाइक आज क्या क्या पॉइंट्स, किन किन बातों पे हमारा डिस्कशन होने वाला है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, कोर्स हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्या क्या आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर अप में करूंगा. बट द सेशन विल स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ जॉइनिंग दिस कोर्स. If you cannot hear my voice, Nitesh, just a moment. Just click on join with audio. Am I audible now? Okay. Everyone, please let me know. Am I audible? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Fine. So जैसा मैंने कहा, सेशन हमारा स्टार्ट होगा बाय डिस्कसिंग द प्रीरेक्विजिट ऑफ द कोर्स, जो बिल्कुल मिनिमम है, बेयर मिनिमम चीजें इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए. कोई बहुत स्पेशल, बहुत खास प्रीरेक्विजिट इस पर्टिकुलर कोर्स का नहीं है. ठीक है. देन विल हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट इज वेब, क्या होता है वेब डेवलपमेंट, क्या कहते हैं वेब डेवलपमेंट को. देन कुछ टर्मिनोलॉजीज जो वेब डेवलपमेंट के दौरान आप कई बार सुनेंगे, आपके कई सारे क्वेरीज होंगी इन टर्मिनोलॉजीज को लेकर. We'll have a brief discussion about client and server, a brief discussion about front-end development. Front-end development के 3 की players के बारे में हमारी बात होगी, like HTML, CSS and JavaScript. सुना है आपने इन तीनों का नाम? Have you heard them? Very good. तो ये front-end technologies का stack है, so ये पूरा stack हम discuss करने वाले हैं. Then we'll be discussing back-end क्या होता है. And finally, एक बहुत important buzzword market में आपको मिल रहा होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, we'll be discussing what is full stack development. Finally, the non-technical part will come. Finally, the non-technical part will come. That is the outline of the course. बैच का schedule क्या रहेगा, क्या कंटेंट इस बैच के अंदर कवर होंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए क्या फीस रहेगी. वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो वो लास्ट में आएगा. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. यस मुनीब, एक मिनट बताऊंगा आपको, आराम से आप पेशेंस रखिए, मैं सारी कहानी समझाता हूँ, है ना. ध्यान से सुनिएगा. ये पर्टिकुलर जो बैच है, ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का बैच है ना. मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये बैच फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का है. अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है तो आपके इसके साथ एक दूसरा बैच भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपको पैरेलली बैक एंड करवाएगा. अब अगर आपने पाइथन करी हुई है तो आप जेंगो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपने जावा करी हुई है तो आप JEE या एडवांस जावा वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं. और मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक्सीड करना चाहते हैं करियर में तो डेफिनेटली फुल स्टैक वाला बैच ज्वाइन कीजिए. फुल स्टैक वाले भी फ्रंट एंड आप ही के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ के खत्म कर देंगे अपना कोर्स, वो लोग फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी कवर करेंगे. एम आई क्लियर मुनीब? मैं ये बातें आपको लास्ट में बताता, बट आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लिया तो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर रहा हूं. राइट? नहीं, फुल स्टैक स्टार्ट नहीं हो चुका है. फुल स्टैक पे मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है. फुल स्टैक वाले भी आप ही के बैच को ज्वाइन करेंगे फ्रंट एंड के लिए. मैं सेशन कंप्लीट कर लूं, फिर इन सारे सवालों के जवाब देता हूं. ठीक है, ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस सेशन. ठीक, नितेश, मैं आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स बता दूंगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कब तक कंप्लीट होने वाला है. ठीक, चलें आगे. बताता हूं सौरभ, मैं अभी इनके बारे में, सबके बारे में बताता हूं. अभी ये सेशन तो स्टार्ट कर लें अपन. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट मैं क्यूए पे दूंगा,
फिर आप पूछिएगा क्या ज्वाइन करें, बैकएंड में क्या मिलेगा, हमें क्या आना चाहिए बैकएंड टेक्नोलॉजीज पढ़ने से पहले, सब मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लीजिए इस पर्टिकुलर कोर्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो विल बी वेरी हैप्पी टू नो इस कोर्स के कोई स्पेशल या खास प्री रिक्विजिट्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो वेब डेवलपमेंट पढ़ने के लिए आपको पहले से आना हो। मतलब आप अगर इंटरनेट सर्व करना भी जानते हैं, बस इतना आपको अगर आता है, ब्राउजर यूज करना भी जानते हैं, तो आप आराम से फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इनिशियल डेज में नहीं पड़ेगी। जब तक हम HTML CSS पढ़ रहे होंगे नहीं पड़ेगी, पर तब जरूर पड़ेगी जब हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल की जरूरत, जैसे डेटा टाइप, ऑपरेटर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। उसमें भी अभी समय है, अभी अगले लेक्चर से नहीं पड़ेगी जरूरत। आराम से 1-1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी तब आपको जरूरत पड़ेगी C++ के बेसिक्स की। तो अगर आप सी सीख भी रहे हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर अभी? अगर आप सी में अपना नाम भी प्रिंट कराना जानते हैं, इतनी भी सी आपने अगर पढ़ ली है, तो ये बैच को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम इसमें HTML CSS कवर होगी, वहां पर आपके साथ सी का कोर्स कवर अप हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूं मैं दिशांक, आपको अभी क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ू, शैल आई प्रोसीड? फाइन। अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट अपने आप में क्या होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, पहला चांस आप लीजिए और आप मुझे बताइए व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है? कुछ आपके दिमाग में भी माइंडसेट होगा ना, आपने भी कुछ सुना होगा वेब डेवलपमेंट को लेकर। क्या होता है वेब डेवलपमेंट? जल्दी जल्दी बोलिए। ये एक बड़ी गलत फहमी, राइट? नॉर्मली लोग सोचते हैं वेब डेवलपमेंट का मतलब वेबसाइट्स बनाना होता है। एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट का मतलब दो तरीके के एप्लीकेशंस डेवलप करना होता है। ईदर दे कैन बी कॉल्ड एज वेबसाइट्स और दे कैन बी कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशन। तो सबसे पहला मिथ आपका यहीं पे मैं दूर करूंगा। 90% लोग वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन इन दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि टेक्निकली देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस बिटवीन देम। There's something else which is called as website and there's something else which is called as web application. तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलप करने का तरीका है, मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजीज हैं, बट डेफिनेटली वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट एक दूसरे से थोड़े से वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हाँ, इन जनरल आप ये कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट वो मैकेनिज्म है, वो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो आपको वो एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाती है जिन्हें आप वेब पे रन करते हैं, वेब यानी www पे रन करते हैं, और कोई भी दुनिया का बंदा आपकी एप्लीकेशन को वाया इंटरनेट कर सकता है एक्सेस। यानी ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप करना जो इंटरनेट के सर्वर पे एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट्स दूसरे कंप्यूटर्स पे शो करें। दोस एप्लीकेशंस आर बेसिकली कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स। डेफिनेशन समझ में आई? जल्दी बोलिए, डेफिनेशन समझ में आई? वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस क्या है? अभी मैंने इनका अंतर नहीं बताया है, अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है जो आपके ट्रेडिशनल C++ के प्रोग्राम होते हैं उनमें और वेब एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आपके जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके डेस्कटॉप पे रन होते हैं ना, हाँ या ना? जो आपके ट्रेडिशनल प्रोग्राम होते हैं वो आप ही के कंप्यूटर पे, आप ही के लैपटॉप पे रन होते हैं ना, राइट? लेकिन वेब डेवलपमेंट में आप ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करना सीखते हैं जिन्हें आप रन करते हैं सर्वर कंप्यूटर्स पे, और उनका रिजल्ट कहां पे दिखता है? उनका रिजल्ट दिखता है क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हम इस डिफरेंस को पढ़ें। व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन अ वेबसाइट। प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन, तो टेक्निकल टर्म्स में बहुत सारे नॉन आईटी लोग वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेब एप्लीकेशंस, जैसा मैंने कहा, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप एग्जीक्यूट करते हैं सर्वर कंप्यूटर पे, वो रन होते हैं सर्वर पे, और उनका आउटपुट नजर आता है आपको आपकी मशीन पे, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाइंट मशीन। अ वेरी गुड एग्जांपल, जब आप अपने ब्राउजर में लिखते हैं www.facebook.com, क्या आपके कंप्यूटर पे फेसबुक का कोड एग्जिस्ट करता है? जल्दी बताइए। क्या आपके लैपटॉप पे फेसबुक एग्जिस्ट करती है? नहीं। फेसबुक का कोड एग्जीक्यूट होता है उनके सर्वर पे,
लेकिन उस कोड का जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो आपको नजर आता है अपने ब्राउजर के अंदर। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं फेसबुक का कोड रखा कहां गया होगा? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं फेसबुक का कोड रखा कहां गया होगा? वो रखा गया होगा सर्वर कंप्यूटर पे। और वो अपने आउटपुट्स कहां दिखा रहा है? वो आउटपुट्स दिखा रहा है क्लाइंट कंप्यूटर पे। अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं, तो मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट भी रहता है, सर सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं? तो आप इस डेफिनेशन को भी ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले एक डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। ये कंप्लीट आर्किटेक्चर है एक वेब एप्लीकेशन का। क्या बता रहा है ये आर्किटेक्चर हमें? ये आर्किटेक्चर हमें बता रहा है जो हमारा कोड है वो इस जगह पे रखा जाएगा। किस जगह पर? सर्वर कंप्यूटर पे। एग्जीक्यूट कहां होगा? यहीं पे एग्जीक्यूट भी होगा, यानी कोड स्टोर भी यहीं होगा, कोड रन भी यहीं होगा, लेकिन आउटपुट यहां नहीं आएगा। आउटपुट कहां आएगा जल्दी बताइए, डायग्राम को देखकर बताइए। आउटपुट कहां आएगा? आउटपुट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। किधर? इस वाले कंप्यूटर पे आएगा। ये वाले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? ये वाले कंप्यूटर को बोलते हैं आप क्लाइंट। ये वाले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? इधर वाले कंप्यूटर को आप बोलते हैं सर्वर। सो योर कोड एग्जीक्यूट्स ऑन द सर्वर, बट द रिजल्टेंट आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द क्लाइंट मशीन। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट कोई भी दुनिया का मोबाइल, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप कोई भी हो सकता है जिसपे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो कौन सा? वो सॉफ्टवेयर अपने आप में कहलाता है ब्राउजर। कोई भी दुनिया का कंप्यूटर जिस पे एक ब्राउजर डाल दिया जाए और उस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए, वो कंप्यूटर अपने आप में बन जाता है क्लाइंट। और वो कंप्यूटर जहां पर आपका कोड रखा हुआ है, जिस कोड को क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रन करके उसका आउटपुट देता है, वो कंप्यूटर अपने आप में कहलाता है सर्वर कंप्यूटर। तो आप इमेजिन करिए आपके कॉलेज की वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जिस कंप्यूटर पे होस्ट करी गई है वो सर्वर है? जल्दी बोलिए, वो सर्वर है। जैसा अगर मैं मान लूं आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको याद होगा आपकी वेबसाइट है rgpv.ac.in। क्या ये rgpv.ac.in आपके कंप्यूटर पे रन होती है? नहीं, ये रन होती होगी आरजीपीवी के सर्वर पे। राइट, क्या बोलते हैं आरजीपीवी के सर्वर को? एग्जैक्टली इसको बोलते हैं वेब सर्वर। वाई वेब सर्वर? क्योंकि किसी भी कंप्यूटर के सर्वर बनने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? वेब सर्वर नाम का सॉफ्टवेयर डाला जाता है। क्या करता है सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। आई रिपीट, ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। इसका मतलब पूरी वेब एप्लीकेशन सिर्फ दो चीजों के ऊपर चलती है, द रिक्वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय क्लाइंट एंड द रिस्पॉन्स विच इज जनरेटेड बाय सर्वर। रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट की तरफ से, रिस्पॉन्स जाता है सर्वर की तरफ से। क्लाइंट ऑलवेज फायर्स अ रिक्वेस्ट, सर्वर ऑलवेज गिव्स बैक द रिस्पॉन्स। और ये काम एक एक बार होता है या ये साइक्लिक वे में चलता ही रहता है? जल्दी बोलिए, ये काम एक एक बार होता है कि इट कीप्स ऑन रिपीटिंग? It keeps on repeating. So this is called as request response cycle. इसका मतलब नॉन टेक्निकल वर्ड्स में आप ये बोलते हैं आपने साइट ओपन करी। सही बोल रहा हूं? नॉन टेक्निकल वर्ड्स में आप ये बोलते हैं साइट ओपन करी। टेक्निकल वर्ड्स में हम बोलेंगे आपने जो साइट ओपन करी उसके सर्वर को आपने रिक्वेस्ट भेजी और वहां से आपको सर्वर की तरफ से उसका रिस्पॉन्स मिला। सो whenever we view a site in the browser, we actually are viewing the response we have got from the server. हमने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको प्रोसेस करके हमें कुछ वापस दिया, जो उसने हमें वापस दिया वो कहलाएगा रिस्पॉन्स, जो हमने उसको भेजा वो कहलाएगी अपने आप में रिक्वेस्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर? जल्दी बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। दूसरी बात, क्या एक ही क्लाइंट होगा कि क्लाइंट मल्टीपल हो सकते हैं? क्या फेसबुक को एक ही बंदा एक्सेस करेगा कि बहुत सारे लोग कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कर सकते हैं। हर क्लाइंट फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा और हर क्लाइंट को फेसबुक का सर्वर जो रिटर्न करेगा वो अपने आप में कहलाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, आप थोड़ा सा एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट भी देख लीजिए। एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट भी देख लीजिए। सर्वर के बैक में कुछ दिख रहा है आपको? सर्वर के बैक में कुछ आपको नजर आ रहा है? यस, यहां आपको नजर आएगा समथिंग विच इज कॉल्ड एज डेटाबेस। ये क्या होता है? ये वो पार्ट होता है बैकएंड का जहां पर आपके सारे डेटा को स्टोर करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं
तो आप मानते हैं रजिस्टर करते वक्त जो यूजर आईडी पासवर्ड आप सेट करेंगे, आप लॉगिन करते वक्त उसे यूज करेंगे? जल्दी बोलिए, करेंगे? तो सर्वर को कहीं स्टोर करना पड़ेगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड, ताकि जब आप लॉगिन करें तो सर्वर वहां से उसे चेक कर पाए। तो आप सबको पता होगा डेटा परमानेंटली स्टोर तभी होता है जब वो डेटा डिस्क में सेव करा जाए। और सर्वर्स जब अपना डेटा डिस्क में सेव करते हैं तो वो कहां करते हैं? वो करते हैं उसे डेटाबेसेस के अंदर। और डेटाबेसेस को हैंडल कौन करता है? शायद आपने सुना होगा, डेटाबेसेस को हैंडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा सा पार्ट देख रहे हैं ना, इतना बड़ा सा पार्ट, ये पूरा अपने आप में सर्वर साइड पार्ट होता है। और जो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट, ये पूरा अपने आप में क्लाइंट का पार्ट होता है। मतलब सर्वर दो चीजों से मिलकर बनता है। जल्दी बोलिए। सर्वर दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी दो चीजें? एक वो कोड जो सर्वर पे आपने रखा है, और एक वो डेटाबेस जहां से कोड डेटा पुल कर रहा है। बिल्कुल, एक वो कोड जो आपने सर्वर पे रखा है, और एक वो डेटाबेस जहां से सर्वर डेटा पुल कर रहा है। तो जब आप Amazon देखते हैं तो आपको Amazon की साइट पे खूब सारे कंटेंट दिखते हैं। जल्दी बोलिए, Amazon की साइट पे खूब सारे कंटेंट दिखते हैं। ये कंटेंट कहां से आ रहे हैं? ये कंटेंट कौन भेज रहा है? ये कंटेंट भेज रहा है सर्वर। लेकिन सर्वर ने कंटेंट कहां से एक्सट्रैक्ट करे? सर्वर ने कंटेंट एक्सट्रैक्ट करे हैं Amazon के डेटाबेस से। तो सर्वर ये पूरे कंटेंट डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करके लाता है, और फिर क्लाइंट को डिलीवर करता है। क्लाइंट ये पूरा डेटा आपको शो करने का काम करता है। एक बार फिर बताइए, क्लाइंट किसको बोल रहे हैं? एक बार फिर बताइए, क्लाइंट किसको बोल रहे हैं? क्लाइंट ब्राउजर को बोल रहे हैं। क्लाइंट इज नथिंग बट द, नहीं यूजर नहीं है यहाँ पर। क्लाइंट का मतलब यहाँ पर ब्राउजर है, राइट? यूजर नहीं है यहाँ, याद रखिएगा। इन वेब टेक्नोलॉजी यूजर इज नॉट द क्लाइंट, इन वेब टेक्नोलॉजी ब्राउजर इज द क्लाइंट। रिमेंबर दिस वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये तो था एक जनरल आइडिया, जस्ट आपको फेमिलराइज कराने के लिए कि ये पूरी कहानी चलती कैसे है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, सर्वर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके पास कंटेंट होता है, जिनके पास फाइल्स होती हैं वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, और सर्वर बड़े से नेटवर्क का पार्ट होते हैं। इस बड़े से नेटवर्क को ही आप लोग बुलाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज कॉल्ड WWW। और आप याद करिए, आप WWW करके ही इंटरनेट पे साइट एक्सेस करते हैं। यस और नो, करते हैं ना? भले ही WWW आप नहीं लिखते हैं, आपका ब्राउजर लिख देता है, लेकिन कंप्लीट जो वेबसाइट का URL होता है उसमें WWW होता है ना शामिल, राइट? जब आप लिखते हैं http://www.facebook.com, ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना आप अपने ब्राउजर में। तो जो WWW आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। इसी नेटवर्क का पार्ट होता है आपका सर्वर कंप्यूटर, और इसी सर्वर कंप्यूटर पे मौजूद रहती है फेसबुक से रिलेटेड पूरी कोडिंग, और वो पूरी कोडिंग डिलीवर होती है एट द क्लाइंट एंड। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सूर्यांश, इट्स वेरी पॉसिबल अ सर्वर इज इटसेल्फ कनेक्टेड टू अ डेटाबेस सर्वर। तो विद, आप मानते हो उस डेटाबेस सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका सर्वर क्लाइंट हो गया। क्या कहते हो सूर्यांश? आपका सर्वर इस डेटाबेस सर्वर के लिए एक तरह का क्लाइंट हो गया। आपका सर्वर इसको कुछ रिक्वेस्ट भेजता है, डेटाबेस सर्वर इसे कुछ रिस्पॉन्स देता है, और फिर ये सर्वर ये रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर को फॉरवर्ड कर देता है। आई बात समझ? WWW को कोई कंट्रोल नहीं करता है मुनीब। इंटरनेट या WWW, हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है, अपन पढ़ेंगे आगे WWW और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। बट ये ओपन नेटवर्क होता है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IATF, राइट? ये इसको करती है हैंडल, इंटरनेट ऑथराइजेशन टास्क फोर्स। इसके थ्रू पूरा WWW मैनेज होता है, बट अपने आप में ये टेक्निकली कभी भी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसलिए आपने एक लाइन सुनी होगी, आपने सुना इंटरनेट इज एन ओपन नेटवर्क। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? इंटरनेट इज एन ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क का मतलब ही है किसी एक कंट्री का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट पे पूरा रूल नहीं है ना? तभी आप ये देखते हैं ना कि बहुत सारी साइट्स ब्लॉक नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी साइट्स को हम रोक नहीं पाते हैं क्योंकि वो इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रही हैं। होता है
गवर्नमेंट कई बार देखती है ऐसा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर पाते हैं वो लोग ब्लॉक, बिकॉज मैक्सिमम साइट्स आर ऑपरेटेड फ्रॉम आउटसाइड आवर कंट्री। तो एज सच इंटरनेट किसी एक के अंडर में नहीं आ रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको अपने अपने लेवल पे मैनेज करते हैं। चले आगे। डोमेन नेम कहां स्टोर होते हैं? डोमेन नेम डीएनएस सर्वर पे स्टोर होते हैं। डीएनएस सर्वर का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस सर्वर का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। वहां पर आप इनको रखते हैं, वहां से इनकी मैपिंग होती है। ओके। डार्क वेब इज स्टिल रनिंग, वो एक अलग कारण है। MySQL इज DBMS, उसके अंदर का जो इंजन है दैट्स अ डिफरेंट। ओके संदीप, MySQL के अंदर जो इंजन चलता है वो InnoDB चलता है, वो उसका DB इंजन है। बट अपने आप में MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। Hadoop इज डिफरेंट आरती, Hadoop इज अ डिफरेंट थिंग। Hadoop तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एक बहुत बड़ा डेटा का नेटवर्क होता है, जहां पे डेटा फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है और आप बहुत सारा डेटा एक साथ Hadoop के थ्रू प्रोसेस कर पाते हैं। Hadoop डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का और हायर पार्ट है, राइट? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां डेटा टेराबाइट्स तक हैंडल कर सकते हैं, Hadoop के अंदर आप उससे भी आगे का डेटा हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चले आगे। डोमेन नेम को मेंटेन कौन करता है? सब बताऊंगा मैं, अभी तो अपन अपना पार्ट कवर कर लें। डोमेन नेम कैसे मिलता है, डोमेन नेम को मेंटेन कौन करता है, क्या होता है जब हम इंटरनेट पे किसी साइट को एक्सेस करते हैं, कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? 22 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा। जब आप किसी भी साइट को ओपन करते हैं, देयर आर 22 एक्टिविटीज विच टेक प्लेस। इन 22 एक्टिविटीज के बाद आपके स्क्रीन पे साइट का पेज खुलता है और आपको कभी नहीं पता चलता कि ये 22 एक्टिविटीज हो रही हैं। आपको बस एज अ यूजर इतना ही दिखता है कि www.google.com लिखा और गूगल की साइट खुल जाती है। ऐसा ही है ना? आपको कभी नहीं मालूम चलता। ऊप्स के टर्म्स में क्या हुआ? अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से सोचें तो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। एज अ डेवलपर यू नेवर कम टू नो, इवन एज अ यूजर यू नेवर कम टू नो कि इतनी सारी एक्टिविटीज इंटरनली होती होंगी जब आप किसी साइट को करते हैं एक्सेस। चलिए फिलहाल बढ़े आगे। तो ये तो हो गई कहानी क्लाइंट और सर्वर की। डायग्राम चेक करिए। इंटरनेट पे जो भी कंप्यूटर आपको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करे वो अपने आप में कहलाएगा सर्वर। ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये रिसोर्सेज HTML फाइल हो सकती हैं, ये रिसोर्सेज इमेजेस हो सकती हैं, ये रिसोर्सेज मूवीज हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं। जो भी कंप्यूटर इन रिसोर्सेज को अपने पास रख रहा है और दूसरों को ऑन डिमांड सप्लाई कर रहा है, वो कंप्यूटर अपने आप में कहलाएगा सर्वर। और जो इससे ये डेटा मांग रहे हैं वो अपने आप में कहलाएंगे क्लाइंट। इसका मतलब पूरा वेब डेवलपमेंट में ये दो ही प्लेयर्स होंगे। क्या कहते हैं? पूरे वेब डेवलपमेंट में जो मुख्य किरदार हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, वो ये दो ही होंगे। यस, एक होगा क्लाइंट और एक होगा सर्वर। फाइन। और इनके रोल फिक्स हैं। हाँ, इनके रोल फिक्स हैं। क्लाइंट जब भी जनरेट करेगा रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सर्वर जब भी जनरेट करेगा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट कौन कर रहा है? क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट वो बड़ा सा नेटवर्क कर रहा है, जिसे आप लोग अपनी वोकैबुलरी में बुलाते हो इंटरनेट। हुआ क्लियर? आगे बढ़ें। फाइन। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, फिर वेबसाइट क्या होती है। ये जो हमने कहानी सुनी, अगर ये वेब एप्लीकेशन की कहानी है तो फिर वेबसाइट अपने आप में क्या होती है? लिसन वेरी केयरफुली। वेबसाइट एक ऐसा कोड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया की 3 टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। एक का नाम होता है HTML, एक का नाम होता है CSS और एक का नाम होता है जावास्क्रिप्ट। इन 3 की मदद से अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर आप कोई वेब पेज बनाते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज वेबसाइट। और वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या होती है? वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है स्टैटिक। गौर करिएगा, स्टैटिक से मेरा मतलब प्रोग्रामिंग वाला स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक से मेरा मतलब इंग्लिश वाला स्टैटिक है। तो बताइए जरा, इंग्लिश में स्टैटिक क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, इंग्लिश में स्टैटिक क्या होता है? इंग्लिश में स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज ना हो, जो सबके लिए हमेशा सेम रहे। यार ये बात समझ? जल्दी जल्दी बोलिए। राइट। तो आप जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उदाहरण के तौर पे सुनकर आराम से सोच समझ के जवाब देना, आराम से सोच समझ के जवाब देना।
जब आप फेसबुक का होम पेज ओपन करते हैं तो फेसबुक के होम पेज का जो आपको आउटपुट दिखता है वो आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को सेम दिखेगा? नहीं दिखेगा सेम। आप मेरी बात ही नहीं समझे, आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैं फेसबुक के होम पेज की बात कर रहा हूं जहां लॉगिन आता है। क्या आपको और आपके फ्रेंड को फेसबुक का लॉगिन पेज अलग अलग दिखेगा? कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबको सेम दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? दिखेगा ना? ऐसे ही गेस करिए, ऐसे ही गेस करिए। आप इंडियन गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, राइट? इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करते हैं, पेज सेम दिखेगा? जल्दी बोलिए, दिखेगा? तो जब हर यूजर को पेज सेम दिखेगा, उसमें कंटेंट चेंज नहीं होंगे, तो हम मानते हैं वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है और ये पर्टिकुलर कंटेंट जहां से डिलीवर हो रहा है हम बोलेंगे दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेबसाइट। अब याद करिए और बताइए, जब आप फेसबुक में लॉगिन कर जाएंगे तो कंटेंट बदल जाएंगे, हाँ या ना? जब फेसबुक को आप लॉगिन करके देखेंगे तो आपके फ्रेंड को और आपको अलग अलग कंटेंट दिखेंगे, दिखेंगे। जब कंटेंट आपके हिसाब से शो हो तो फिर वो वेबसाइट नहीं रह जाती, वो फिर क्या बन जाती है? वो फिर टेक्निकल वोकैबुलरी में बन जाती है वेब एप्लीकेशन। वो टेक्निकल वर्ड्स में आप बोलोगे इट बिकम्स अ वेब एप्लीकेशन। मतलब वेब एप्लीकेशन की सबसे बड़ी पहचान इसका आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूट्यूब का होम पेज भी ओपन करता हूं तो आप मानते हैं यूट्यूब का होम पेज भी हम सबके लिए अलग अलग होगा? 100% होगा। बिना लॉगिन करे भी अलग अलग होगा। आप चेक करेंगे, जब आप यूट्यूब के होम पेज पे जाएंगे तो जो आपने लास्ट टाइम वीडियोस या ऑडियोज देखे होंगे, यूट्यूब आपको वैसे ही वीडियोस दिखाएगा, वैसे ही सजेशंस देगा, आपके हिसाब से पेज को कस्टमाइज करेगा। तो यूट्यूब वेबसाइट नहीं हुई, यूट्यूब फिर अपने आप में हो गई वेब एप्लीकेशन। ऐसे ही मुझे बताइए, जीमेल का लॉगिन पेज एक तरह से स्टैटिक है? जल्दी बोलिए, जीमेल का लॉगिन पेज यस, लेकिन जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो कंटेंट बदल जाएंगे। हाँ, जब आप लॉगिन कर जाओगे तो कंटेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मुझे मेरा इनबॉक्स दिखेगा, आपको आपका इनबॉक्स दिखेगा, सबके कंटेंट अलग अलग दिखेंगे। और जब सबको अलग अलग कंटेंट दिखेंगे तो फिर ये अपने आप में वेब एप्लीकेशन नहीं हुई, सॉरी वेबसाइट नहीं हुई, ये हो गई अपने आप में वेब एप्लीकेशन। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, आ रही है बात समझ? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट। तो एफबी वेब एप्लीकेशन हुई ना अर्पित? एक वेब एप्लीकेशन में स्टैटिक डायनेमिक दोनों होते हैं, लेकिन वेबसाइट में सिर्फ स्टैटिक होता है। कंफ्यूजन दूर हुआ अर्पित? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेब एप्लीकेशन में सब कुछ डायनेमिक होता है, मैं कह रहा हूं वेब एप्लीकेशन में कुछ स्टैटिक होगा, कुछ डायनेमिक होगा, लेकिन वेबसाइट में सब कुछ स्टैटिक होगा। Shriram, because they have multiple servers. Number one, they always have multiple servers available whenever a server fails. Number two, to manage such a big amount of data, these companies, they depend on cloud technologies. Have you heard the word cloud? सुना है आपने? तो फेसबुक का अपना डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर को ही आप क्लाउड बोलते हैं। Amazon का अपना डेटा सेंटर है जिसे आप क्लाउड बोलते हैं, और इस क्लाउड से डेटा रिट्रीव करने के लिए इनके पास अपनी टेक्नोलॉजीज हैं जो लाइट की स्पीड से आपके लिए डेटा फेच करके लाके देती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड मुनीत। यूट्यूब के अंदर लगा हुआ है मशीन लर्निंग। यूट्यूब मशीन लर्निंग यूज करती है। जो आपने लास्ट टाइम पे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब उन वीडियोस से प्रिडिक्ट करती है आपका टेस्ट, और उसके हिसाब से वो अपने डेटाबेस से फेच करके लाती है उन वीडियोस से रिलेटेड वीडियोस। राइट? आया समझ में? दैट्स प्योर एंड प्योर मशीन लर्निंग। ओके, चलिए बढ़े आगे। ठीक, तो जनरली वेबसाइट आप तब बनाते हैं जब आप किसी बिजनेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हो। जैसे एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट होगी कि वेब एप्लीकेशन होगी? बताओ।
वेरी गुड, वेबसाइट होगी। लेकिन अगर आपको लगता है सर मैंने तो न्यूज़पेपर पे अकाउंट बनाया हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है न्यूज़पेपर आपको पेड अकाउंट दे? हाँ, भास्कर देता है। तो भास्कर की याद रखिएगा वेबसाइट भी है और भास्कर की वेब एप्लीकेशन भी है। अगर आपको लगता है आपको भास्कर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो आप एक मिनिमम अमाउंट पे करके जो फिजिकल पेपर है उसके कंपैरिजन में बहुत कम में उनकी साइट पे लॉगिन करके पूरा न्यूज पढ़ सकते हैं। उस केस में भास्कर बन जाएगा वेब एप्लीकेशन। बट इन जनरल अगर आप चेक करें तो भास्कर अपने आप में होगा वेबसाइट। इसका मतलब अगर कोई नई न्यूज आई तो वहां जाकर वो लोग न्यूज अपलोड करेंगे तब अपन को दिखेगी। क्या कहते हैं? अगर भास्कर एक वेबसाइट है तो अगर कोई नई न्यूज आई, इस घंटे दुनिया में कुछ नया हुआ, तो वो लोग अपने सर्वर पे उसको अपलोड करेंगे। यस, वो जाकर सर्वर पे उस वेबसाइट में वो न्यूज डालेंगे। जब वो वेबसाइट में न्यूज डालेंगे तब सारी दुनिया को वो न्यूज दिखेगी। एग्री करते हैं आप? राइट? तो न्यूज़पेपर्स की साइट, पर्सनल पोर्टफोलियोज, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब अपने आप में वेबसाइट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सी डबल प्लस किसने बनाई? Who is the developer of C++ language? Can you name him? Very good, Mr. Bjarne Stroustrup. Okay? अब मैं मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप के होम पेज पे आपको लेके चलता हूं। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, ये वेब एप्लीकेशन है कि ये वेबसाइट है? ये प्लेन एंड सिंपल वेबसाइट है। ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये एक वेबसाइट है। कहीं लॉगिन दिख रहा है? कहीं लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा है आप मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप से क्वेश्चन आंसर्स कर पाए, आप इनसे इंटरेक्ट कर पाए, आप इनसे डाउट्स पूछ पाए रिलेटेड टू सी प्लस प्लस? नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ये प्लेन एंड सिंपल एक वेबसाइट है। तो यहाँ क्या लगा है? यहाँ सिर्फ दो टेक्नोलॉजीज लगी हैं, एक एचटीएमएल लगी है और मामूली लेवल पे लगी हुई है सीएसएस। यहाँ तो जावास्क्रिप्ट भी नहीं है। इन्होंने नहीं बनाई है ना। सही बात है। यहाँ तो जावास्क्रिप्ट भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। राइट? ये प्लेन एंड सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके बनी है। लेकिन इन्होंने जो बुक लिखी है, आप जानते हैं इन्होंने एक बुक लिखी है सी प्लस प्लस। अगर मैं वो बुक परचेस करने जाऊं तो जहां मैं बुक परचेस करूंगा वो एक वेब एप्लीकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल amazon.in होगी ना। ठीक, अब आप चेक करिए इसी के कंपैरिजन में आप Amazon ओपन करिए। क्या Amazon में आपको ज्यादा फीचर्स दिखते हैं? अगर मैं Amazon पे जाऊं तो नोटिस करिए, आप कंटेंट पे मत जाना, मैं कंटेंट ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। फीचर ज्यादा दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं। नोटिस करिए यहां लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। Amazon आपको लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है? दे रहा है। Amazon ने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया, हेलो सचिन, चेक करिए, कर लिया। राइट? Amazon मुझे सर्च करने की फैसिलिटी देगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहूँ, लेट से मुझे वेब डेवलपमेंट की बुक सर्च करनी है, तो अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बुक सर्च करना चाहूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो इंटरैक्टिविटी आपको दिख रही है, दिस इज गिवन बाय वेब एप्लीकेशन, नॉट बाय वेबसाइट। इज इट क्लियर? टेक्निकल वर्ड समझ में आए? राइट? तो जहां आप इंटरैक्ट कर पाए, जहां आप कुछ पूछ सकें, आप कुछ बोलें तो साइट उसके रिस्पॉन्स में कुछ आपको बोले, तो फिर वो साइट नहीं रहती। या तो आप उसे बोले डायनेमिक वेबसाइट, और डायनेमिक वेबसाइट इतना बड़ा वर्ड ना बोलें तो शॉर्ट में बोल दें इट इज अ वेब एप्लीकेशन। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? राइट? ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर बुक पे क्लिक करता हूं तो इसे परचेज कर सकता हूं। ये फिर मुझे मेरे बैंक से कनेक्ट कर देगा। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे करूं, फिर मैं बैंक पे जाकर इसको परचेज करूं, तो कहना है बाय दिस। यस, ये वेबसाइट नहीं कर सकती। इसके लिए होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस के बेस पर पॉसिबल नहीं है। आई होप एज अ बिगिनर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब एप्लीकेशन। राइट, अब हम इसको फॉर्मल वे में पढ़ लेते हैं ताकि आप कहीं पे भी जाएं तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन होता है और इसका बिल्कुल प्रिसाइज आंसर आपसे कंपनी एक्सपेक्ट करती है। नंबर वन, वेबसाइट्स जनरली डिस्प्ले स्टैटिक इंफॉर्मेशन while web applications display dynamic information। तो जो मुझे Amazon का पेज दिखा, आपको उससे डिफरेंट दिखेगा? क्या कहते हैं? यस, आपको उससे डिफरेंट दिखेगा, मुझे डिफरेंट दिखा है। राइट? नेक्स्ट, वेबसाइट हमेशा वन वे कम्युनिकेशन करती है, कभी यूजर से कुछ पूछती नहीं है, बस यूजर को आउटपुट दिखाती है। वेब एप्लीकेशन हमेशा टू वे इंटरैक्शन देती है।
वो यूजर से कुछ लेती है और उसके अगेंस्ट यूजर को कुछ दिखाती है। जो लेती है वो आप आम भाषा में बोल सकते हैं इनपुट, जो दिखा रही है वो आप आम भाषा में बोल सकते हैं आउटपुट, लेकिन वेब की भाषा में आप बोलेंगे यूजर से रिक्वेस्ट लेती है और यूजर को रिस्पॉन्स देती है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेबसाइट बनाने के लिए क्या सीखना पड़ता है? वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें सीखनी पड़ती हैं। कौन सी दो चीजें? HTML और CSS। अगर आप चाहते हैं उस वेबसाइट में थोड़े से एक्शंस आ जाएं, थोड़ा सा वो इंटरैक्टिव हो जाए, तो फिर आप सीखते हैं जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर, मैं तो इसमें लॉगिन भी देना चाहता हूं, मैं इसमें शॉपिंग कार्ड भी देना चाहता हूं, डिस्कशन फोरम भी देना चाहता हूं, चैटिंग भी देना चाहता हूं, फेसबुक में कर सकते हैं आप ये चैट वैट? जल्दी जल्दी बोलिए, फेसबुक में आप अलाउड है? बिल्कुल। ये सब सिर्फ इन तीन टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। फिर ये सब कौन हैंडल करता है? ये हैंडल करने के लिए वेब एप्लीकेशन में फ्रंट एंड तो लगता ही लगता है, फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी लगता है। बैक एंड का मतलब? बैक एंड का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो आपको पसंद हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सर्वर पे काम कर सकती है, जो सर्वर पे काम कर सकती है। तो क्या सर्वर पे सीसी प्लस प्लस काम करती हैं? हाँ करती हैं, लेकिन सीसी प्लस प्लस बहुत आउटडेटेड हो गई है सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीसी प्लस प्लस पे हम वेब एप्लीकेशंस उतनी आसानी से नहीं बना सकते जितनी आसानी से हम उन्हें बना सकते हैं पाइथन पे, PHP पे, जावा पे। गो सुना है? गो नाम सुना है आपने? वेरी गुड। किसकी लैंग्वेज है? विच कंपनी हैज क्रिएटेड दिस गो? गूगल की लैंग्वेज है, फेसबुक की नहीं है दीपांशु। गो इज द लैंग्वेज डेवलप बाय गूगल। और सी शार्प सुना है? अ लैंग्वेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें RGPV वेबसाइट बनी है। अगर आप RGPV के स्टूडेंट हैं तो आपकी वेबसाइट जिस टेक्नोलॉजी में बनी है दैट्स ASP.NET, और ASP.NET में जो लैंग्वेज लगी हुई है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सी शार्प। फाइन। तो अगर आपको लगता है सर मुझे अमेजॉन जैसी कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो फिर आपको दोनों पार्ट सीखने पड़ेंगे। आपको फ्रंट एंड वाला पार्ट भी सीखना होगा और आपको बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी सीखनी होगी। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? राइट। वेबसाइट्स को अगर हम वो देखें तो strowstrup.com, दिस इज अ वेबसाइट। देन bhaskar.com, दिस इज अ वेबसाइट। यस यस, ASP.NET इज अ फ्रेमवर्क संदीप। और आजकल तो ASP.NEट भी पुराना हो गया है। आजकल क्या आ गया है? आजकल आ गया है ASP.NET MVC, दैट इज अ फ्रेमवर्क, राइट? सो bhaskar.com, strowstrup.com, tutorialpoint.com, इन सब में आप जाकर देखेंगे तो आप कहीं लॉगिन वॉगिन की फैसिलिटी नहीं देखेंगे। बस आप नॉर्मली कंटेंट देख पाएंगे, व्यू कर पाएंगे और साइट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप Amazon को कंपेयर करें, फेसबुक को कंपेयर करें, जीमेल को कंपेयर करें, तो क्या आप इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या आप इन्हें इनपुट दे सकते हैं और ये कस्टमाइज वे में आपको आउटपुट दिखाएंगी? Such kinds of tasks cannot be done with the help of a website. This is only and only possible with the help of a web application. Is this point clear to everyone? Right. अब बात आती है वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो याद रखिएगा, वेब एप्लीकेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है। बहुत सारी चीजें एक वेब एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, वेब एप्लीकेशन के अंदर यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस समझते हैं? यूजर इंटरफेस समझते हैं? जो एंड यूजर को दिखता है, विजिबल टू एंड यूजर, जो कस्टमर के सामने खुलता है, दैट इज कॉल्ड एज यूजर इंटरफेस। वेब एप्लीकेशंस के अंदर लॉगिन का ऑप्शन होता है। वेब एप्लीकेशंस के अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का ऑप्शन होता है। वेब एप्लीकेशन डेटाबेस से इंटरैक्ट भी करती है। सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर विच आर परफॉर्म बाय अ वेब एप्लीकेशन, राइट? बेस्ट है अपन इस पूरे को एक डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करें। ये है एक कंप्लीट डायग्राम जो आपको वेब एप्लीकेशन की A to Z वर्किंग बता देगा। ठीक है, सबसे पहले बताइए कस्टमर कहां बैठा हुआ है? इस पूरे डायग्राम को आइडेंटिफाई करिए और बताइए कस्टमर कहां है। कस्टमर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो कहानी की शुरुआत कस्टमर से होगी। क्या कहते हैं? कहानी की शुरुआत इसी से होगी। यस, इनिशिएट यही करेगा पूरे प्रोसेस को। तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फोन पे साइट ओपन करेगा, साइट का पेज ओपन करेगा और उसमें कुछ डेटा फिल करेगा, राइट? ये जो पेज कस्टमर देख रहा है ये फ्रंट एंड है। क्या कहते हैं? यस, ये जो पेज कस्टमर देख रहा है ये फ्रंट एंड है। फिर ये इसमें कुछ भरेगा। इमेजिन करिए आप Amazon पे कुछ सर्च कर रहे हैं,
इमेजिन करिए आप अमेजोन पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर अपना वर्ड डाला जो आपको सर्च करना है। जैसे मैंने करा था वेब डेवलपमेंट बुक्स, तो मैंने डाला वेब डेवलपमेंट बुक्स। डालने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, हाँ या ना? करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, वेब एप्लीकेशन के टर्म्स में बोलें तो जनरेट हो जाएगी रिक्वेस्ट। कहां जाएगी ये रिक्वेस्ट? ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। ठीक, सर्वर पे इसको रिसीव कौन करेगा? इसको रिसीव वेब सर्वर करेगा। ये कौन होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या करता है सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। मतलब ये क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को सबसे पहले हैंडल करने का काम करता है। फिर क्या करता है ये वेब सर्वर? फिर ये वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करता है एक प्रोग्राम के पास। कौन सा प्रोग्राम? वो प्रोग्राम जो डेटाबेस से डेटा पुल कर सके। तो वो प्रोग्राम HTML में लिखा गया है? नहीं, HTML को डेटाबेस से बात करना नहीं आता है। वो प्रोग्राम लिखा गया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे जैसे PHP, जैसे जावास्क्रिप्ट, जैसे पाइथन, जैसे जावा। तो ये सारी लैंग्वेजेस सर्वर पे रन होती होंगी, हाँ या ना? यस, ये सारी लैंग्वेजेस सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं। इनको डेटाबेस से बात करनी आती है? हाँ, इनको डेटाबेस से बात करनी आती है। इनमें एक लैंग्वेज ऐसी है जो दो जगह रन होती है, ये भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ढूंढ पा रहे हैं वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जो क्लाइंट पे भी रन होती है, सर्वर पे भी रन होती है। हमेशा से नहीं, हमेशा से नहीं। आज से 10 साल पहले तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ रन होती थी क्लाइंट पे। 10 सालों में जावास्क्रिप्ट में इतना जबरदस्त चेंज आया है कि जावास्क्रिप्ट अब डुअल पर्पस लैंग्वेज हो गई है। वो क्लाइंट पे भी रन होती है, सर्वर पे भी रन होती है। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आप जावास्क्रिप्ट को तो फ्रंट एंड बुला रहे हो, तो वो सर्वर पे कैसे दिख रही है? जावास्क्रिप्ट इज वन सच लैंग्वेज व्हिच कैन रन ऑन बोथ द एंड्स। बाकी लैंग्वेजेस दोनों जगह रन नहीं होती, नहीं होती। ना PHP कभी ब्राउजर और सर्वर दोनों पे रन होगी, ना जावा कभी ब्राउजर और सर्वर पे रन होगी, ना पाइथन कभी ब्राउजर और सर्वर पे रन होगी। पाइथन, जावा, PHP सब सर्वर पे रन होंगे। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है तो दोनों जगह रन हो सकती है, सर्वर पे भी और ब्राउजर पे भी। ये बात समझ आई? ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब यहां पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा होगा, ये कोड डेटाबेस से बात करेगा। आपने क्या सर्च करा है? आपने वेब डेवलपमेंट की बुक सर्च करी है ना? जल्दी बोलिए, करिए। तो वेब डेवलपमेंट की बुक की डिटेल कहां पर होगी? ये सारा डेटा कहां रखा होगा कि ये कंपनी ने ये बुक लिखी है, ये ऑथर है, ये प्राइस है, कहां है? ये सब डेटाबेसेस के पास है। तो डेटाबेस से डेटा पुल करा जाएगा। मतलब डेटा पुल करने के लिए ये लैंग्वेजेस डेटाबेस से बात करती होंगी, हाँ या ना? हाँ, करती होंगी, यूजिंग अनदर लैंग्वेज। शायद आप लोगों ने सुना होगा, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज SQL। हैव यू हर्ड दिस? ये सुना है आपने? वेरी गुड। तो ये लैंग्वेजेस डेटाबेस से बात करेंगी, ये कम्युनिकेशन करा जाएगा यूजिंग SQL लैंग्वेज। डेटाबेस कुछ रेस्पॉन्स देगा, सर्वर की लैंग्वेज उस रेस्पॉन्स को कन्वर्ट करेगी HTML में, और फिर वो रेस्पॉन्स आपके पास आकर शो करा जाएगा। इसका मतलब जो आपको Amazon पे आउटपुट दिखता है वो वैसा नहीं होता है जैसा वो सर्वर पे था। आपको बहुत डेकोरेटेड वे में वो आउटपुट दिखाया जाता है। और कौन कर रहा है उस आउटपुट को डेकोरेट? कौन कर रहा है उस आउटपुट को प्रेजेंटेबल? कौन कर रहा है उस आउटपुट को जनरेट? वो ये तीन चीजें मिलकर कर रही हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आ रही है बात समझ? यस किशन, कोई भी एक आप सीख सकते हो। बैकएंड सीखने के लिए या तो आप पाइथन सीखें, या तो आप जावा सीखें, PHP सीखिए, कोई भी एक लैंग्वेज सफिशिएंट है। ढेर सारी लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली श्रीराम, अगर आप जावास्क्रिप्ट का दोनों पार्ट सीखते हैं ओनली देन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट श्रीराम? जावास्क्रिप्ट आपको दो सीखनी पड़ेंगी, वन विच इज रनिंग ऑन द क्लाइंट पार्ट, अदर विच इज रनिंग ऑन द सर्वर पार्ट। सर्वर पार्ट वाली जावास्क्रिप्ट क्या कहलाती है? सर्वर पार्ट वाली जावास्क्रिप्ट कहलाती है Node.js। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? तो अगर आप Node.js पढ़ते हैं तो फिर आपको जावा, PHP, पाइथन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का ट्रैक हो जाएगा आपका। आपका फ्रंट एंड भी JS पे रहेगा, आपका बैक एंड भी JS पे रहेगा। रिएक्ट JS फ्रंट एंड पे यूज होती है सौरभ, रिएक्ट JS फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। मींस व्हाट हैपेंस? कैन यू मेक द क्वेश्चन मोर क्लियर सूर्यांश? वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंचती है तो वेब सर्वर क्या करता है?
आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? ओके, वेब सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचती है, आई टेल यू, वेब सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचती है तो वेब सर्वर देखता है ये रिक्वेस्ट कौन सी एप्लीकेशन के लिए आई है। आपने नोटिस करा है आपकी रिक्वेस्ट में एक्सटेंशन लगा होता है। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को चेक करें तो आप देखते होंगे फेसबुक पे आपको जनरली पीएचपी एक्सटेंशन मिलता है, दिखता है login.php, logout.php। इस एक्सटेंशन को देखकर वेब सर्वर पहचानता है कि ये रिक्वेस्ट कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए आई है। जिस टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वेस्ट आई है, सर्वर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो कोड अपना आउटपुट देता है और वो आउटपुट जाता है ऑल द वे टुवर्ड्स द ब्राउजर। इसका मतलब वेब सर्वर का बस इतना काम है, रिक्वेस्ट को रिसीव करना, एप्रोप्रिएट प्रोग्राम को रन करना, रन करने के बाद आने वाले रिस्पॉन्स को ब्राउजर को रिटर्न कर देना। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, तो ये था एक जनरल ओवरव्यू, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी क्या क्या करती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के दो प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं। आपने सुन ही लिया होगा, अब अपन इसको फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी वेब एप्लीकेशन के दो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। अगर जावा पढ़ी हुई है नीलेश तो डेफिनेटली आप जावा की तरफ बढ़िए। अगर जावा पढ़ी हुई है तो आप 100% जावा डबल ई की तरफ जाइए। जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी सेंसिटिव एप्लीकेशंस हैं, वो अभी भी जे डबल ई पे डिजाइन हो रही हैं। आ रहा है समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है फ्रंट एंड अपने आप में क्या होता है। जैसा मैंने आपसे कहा, फ्रंट एंड वो पार्ट है जो एंड यूजर के सामने नजर आएगा, जो एंड यूजर देखेगा, जो एंड यूजर व्यू करेगा। तो जितने बटन, इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस जो भी आपको दिखता है, वो सब आपके लिए फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है, राइट? और फ्रंट एंड का एक ही काम है, यूजर से डेटा कैप्चर करना और सर्वर को सेंड करना। जैसे ये पर्टिकुलर आपके सामने यूट्यूब का पेज दिख रहा होगा, पहचान रहे हैं इस पेज को? जल्दी बोलिए, पहचान रहे हैं? तो ये जो पेज दिख रहा है, दिस टोटल पेज इज कॉल्ड फ्रंट एंड, राइट? अब इस पेज में क्या क्या लगा है? इस पेज में तीन चीजें लगी हैं। कौन कौन तीन चीजें? HTML भी लगी है, CSS भी लगी है, JS भी लगी है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं एक एक का। फॉर एग्जांपल, क्या ये पहचान रहे हैं आप कौन है? जल्दी बोलिए, ये कौन है जिसे मैंने हाईलाइट करा है? वेरी गुड, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। कौन लाया ये टेक्स्ट बॉक्स? ये टेक्स्ट बॉक्स आपको किसने दिया? ये टेक्स्ट बॉक्स आपको HTML ने दिया, राइट? ये टेक्स्ट बॉक्स इतना बड़ा दिखे, सेंटर ऑफ द पेज पे दिखे, ये किसने करा? ये CSS ने करा, राइट? और आपको याद होगा, जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं तो जो आप लिखते हैं उससे रिलेटेड आपको सर्च टर्म दिखते हैं, दिखते हैं। ये कौन ला रहा है वो सर्च टर्म? वो सर्च टर्म लाने का काम कर रही है जावास्क्रिप्ट। क्या खुद अकेले जावास्क्रिप्ट ये काम कर रही है? नहीं, जावास्क्रिप्ट मदद ले रही है सर्वर की। सर्वर से ये डेटा पुल हो रहा है और जावास्क्रिप्ट आपको यहां पर शो कर रही है। एक और एग्जांपल देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बटन दिख रहा है, राइट? राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इतनी लंबी लिस्ट दिख रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये लिस्ट कहलाती है। ये लिस्ट किसने प्रोड्यूस करी? ये लिस्ट प्रोड्यूस करी HTML ने। इसको लेफ्ट पे कौन लेकर गया? इसको लेफ्ट पे लेकर गई CSS। और इस लिस्ट पे क्लिक करने पर अगर कोई इंटरैक्टिविटी हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जावास्क्रिप्ट। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब किसी भी दुनिया की फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे आप काम कर लें, ये तीन तो आपको काम करने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं बैकएंड पे फिर चूज कर सकता हूं बिटवीन जावा, पाइथन, नोड.js, PHP। जितने सारे ऑप्शन है, आई कैन ऑल्सो गो फॉर रूबी, आई कैन ऑल्सो गो फॉर गो। लेकिन अगर बात फ्रंट एंड की आती है तो मेरे पास चॉइस नहीं है। मानते हैं आप? अगर बात फ्रंट एंड की आती है तो मेरे पास चॉइस नहीं है। मेरे पास सिर्फ तीन टेक्नोलॉजीज को सीखने का ऑप्शन है और वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आई डोंट हैव एनी सेकंड चॉइस। आप ये नहीं बोल सकते सर HTML नहीं पढ़नी है तो क्या पढ़ूं? तो जवाब है कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप ये बोल सकते हैं जावा नहीं पढ़नी है तो क्या पढ़ूं? तो मैं कह सकता हूं पाइथन पढ़ लीजिए, नोड.js पढ़ लीजिए, PHP पढ़ लीजिए, बट HTML, CSS, JS इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। यस, फ्रंट एंड में React.js आता है नीलेश, लेकिन नितेश सॉरी, लेकिन React.js आप तब तक नहीं पढ़ सकते
जब तक आप बेसिक जावास्क्रिप्ट ना पढ़ें। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि सौरभ ये जो काम करती हैं उसका कोई ऑल्टरनेट वे ही नहीं होता है ना। किसी चीज का ऑल्टरनेट कब बनता है सौरभ? जब उसको करने का और कोई तरीका हो। जब उसको करने का कोई और तरीका ही नहीं है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन आएगा कैसे? समझ आया? फ्रेमवर्क क्या होता है रवि, बताऊंगा आगे आपको, अभी बहुत जल्दी है ना। फ्रेमवर्क क्या होता है, या पहले बेसिक्स पढ़िए लैंग्वेज के, फिर समझ में आएगा आपको फ्रेमवर्क क्या होता है। बस इतना शॉर्ट में सुन लीजिए, फ्रेमवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर देता है, आपके काम को आसान बना देता है। आपको उतनी मेहनत फ्रेमवर्क पे नहीं करनी पड़ती जितनी लैंग्वेज पे करनी पड़ती है। बस इतना मान लीजिए अभी तो, राइट। अ फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ टूल्स जो प्रोग्रामर का काम इजी कर देता है। गॉट इट? आगे बढ़ू? पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल, आईडी जैसे आप कह सकते हो, जैसे आईडी आपका डेवलपमेंट का काम सिंपल कर देता है, बिल्कुल ऐसे फ्रेमवर्क आपका काम इजी कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फ्रंट एंड में 3 टेक्नोलॉजीज तो आती ही आती हैं, एक HTML, एक CSS, एक जावास्क्रिप्ट। इनके अलावा फिर आपको इनके फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। कौन कौन से? बूटस्ट्रैप, नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम बूटस्ट्रैप? राइट। देन एजेक्स, सुना है? एंड देन जेक्वेरी। क्या है ये सब? अगर आप टेक्निकली बोलें, बूटस्ट्रैप किसका फ्रेमवर्क है? बूटस्ट्रैप दोनों का फ्रेमवर्क है, CSS का भी है और जावास्क्रिप्ट का भी है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का भी फ्रेमवर्क है। 10 में से 9 स्टूडेंट मुझे यही बोलते हैं बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क ऑफ CSS, व्हिच इज फॉल्स। बूटस्ट्रैप दोनों का फ्रेमवर्क है। इट सपोर्ट्स CSS आल्सो, इट सपोर्ट्स जावास्क्रिप्ट आल्सो। Ajax is purely for JavaScript. jQuery is purely for JavaScript. इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि इनमें से किसी को भी पढ़ना है तो पहले इन 3 को पढ़ना पड़ेगा। मानते हैं? ये प्राइमरी टेक्नोलॉजीज हैं, ये प्राइमरी हैं, और ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये सेकेंडरी टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये जो ब्लू में दिख रहा है इनके बिना काम चल जाएगा? क्या कहते हैं? हाँ, चल जाएगा। एक बेसिक सी वेब एप्लीकेशन बना लोगे आप, भले ही वो उतनी सुंदर ना दिखे, आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से उतनी अट्रैक्टिव ना दिखे, लेकिन बन जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है सर इन 3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इनके अलावा कुछ भी आप नहीं कर सकते, तो ये जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं ये इन्हें एनहांस करने का काम करेंगे। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। कुछ लोग इसे फ्रेमवर्क बोलते हैं, कुछ लोग इसे लाइब्रेरी बोलते हैं। इन शॉर्ट आप मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का काम इजी कर देती है जेक्वेरी। यस आरती, XML की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन नितेश डायरेक्ट फ्रेमवर्क नहीं पढ़ सकते ना, आप सीधे 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हो स्कूल में जाकर। क्यों नितेश? जब जॉब के लिए 12th क्लास के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो कोई क्लास 1 का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगता, तो फिर सीधे 12th क्लास में एडमिशन लेकर पास कर लें अपन। क्या कहते हो? नहीं कर सकते ऐसा? कौन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सब पढ़े? नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, ऐसे यहां नहीं हो सकता। कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत है जिस पे वो फ्रेमवर्क बिल्ट अपॉन है। कौन से तीनों अर्पित? कौन से तीनों? तीनों का काम ही अलग अलग है, तीनों का काम ही अलग अलग है, समझ रहे हैं? और आप चिंता मत करिए, ये सब इस कोर्स में है, ऑल दिस इज इंक्लूडेड, डोंट बॉदर। ओके, आप ये तीनों पढ़ेंगे इस कोर्स में। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो एजेक्स वाला पार्ट है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको सर्वर साइड कोडिंग आती हो, क्योंकि जो एजेक्स है ये सर्वर से इंटरेक्ट करने का काम करता है। ओके, अगर सर्वर साइड नहीं आता है तो एजेक्स समझने में दिक्कत जाएगी, बाकी सब कुछ समझ में आएगा आपको विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट सर्वर। हुआ क्लियर? नहीं, ऑल्टरनेट का HTML का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। HTML का कम से कम लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए नहीं है, मोबाइल्स के लिए आया था WML, बट अब खत्म हो गया। WML वॉज, एनी गेसेस? WML मोबाइल के लिए आया था, गेस करिए क्या फुल फॉर्म होता होगा?
वेरी गुड, WWW फॉर वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, राइट। ये मोबाइल के लिए आई थी लेकिन खत्म हो गई, मार्केट में उतना ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई। तो आज मोबाइल में भी अगर आप नोटिस करिए, आप क्रोम ओपन करते हैं तो HTML ही चलती है। सोचिए, अपने मोबाइल में अगर आप क्रोम ओपन करके कोई वेबसाइट देखते हैं तो काम HTML ही कर रही होती है। तो HTML का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जितनी वेबसाइट्स दुनिया में आपने देखी हैं या बनाएंगे वो सब HTML पे बेस्ड होंगी। बताता हूं सौरभ, सर्वर साइड कौन से कोर्स में, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो अब आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। इन बेसिक में HTML, CSS, JS तीनों के बारे में बता दिया। अब एक एक लाइन में आप मुझे समझाइए HTML से क्या मिलता है, जल्दी एक लाइन में। HTML अपन को क्या देती है? शाबाश, HTML आपको कंटेंट देती है, डेटा देती है। फाइन। CSS क्या देती है? जल्दी बोलिए। CSS आपको प्रेजेंटेशन देती है, प्रेजेंटेशन को आप दूसरी भाषा में बोलिए स्टाइलिंग देती है। और जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आपको बिहेवियर देती है। ठीक है, अगर इतना कहने पर भी आपको समझ नहीं आया तो फिर एक डायग्राम मेरी बात आपको अच्छे से समझा देगा। ये देखिए, ये HTML है, ये CSS है और ये जावास्क्रिप्ट है। अब तो आ गया होगा समझ? आराम से देखिए इस 2 मिनट के फाइल को। राइट, तो HTML से आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो रोबोट का शेप HTML लाएगी, रोबोट में कलर भरना CSS करेगी, और रोबोट ये जो डिस्को कर रहा है, ये जो ब्रेक डांस कर रहा है, वो कौन करवा रही है इससे? वो ब्रेक डांस करवा रही है जावास्क्रिप्ट। पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल मोनोपोली है। बिल्कुल है मोनोपोली। क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। करेक्ट। आगे बढ़ू? बढ़े आगे? चलिए, अब आती है कहानी बैकएंड में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर बैकएंड में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं की बात हम करें तो बैकएंड वो पार्ट होता है जो सर्वर पे रन होता है, जो एंड यूजर को नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप Amazon पे सर्च करते हैं तो आपको वो कोड दिखता है जो डेटाबेस से डेटा पुल कर रहा है? जल्दी बताओ। नहीं दिखता, आपको सिर्फ उस कोड का आउटपुट दिखता है। तो जो बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है, कौन सा काम? डेटाबेस से डेटा पुल करना या बिजनेस लॉजिक का काम, वो सब बैकएंड पे होता है। बिजनेस लॉजिक समझते हैं? बिजनेस लॉजिक समझते हैं? नहीं समझते हैं। जब आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, जब आप Amazon पे जाते हैं, तो क्या आप अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल खरीदना है और आप चाहते हैं 15,000 तक का मोबाइल ही दिखे, तो वहां कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं जिन्हें आप ऑन कर दें तो वही मोबाइल आते हैं जो 15,000 तक के हो। हाँ, जिन्हें आप फिल्टर्स बोलते हैं। वेरी गुड, इसी को बोलते हैं अपन बिजनेस लॉजिक। आया समझ? नहीं आया? एक और एग्जांपल दूं? एक और एग्जांपल लीजिए। आप किसी बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, क्या बैंक में आप पैसे डिपॉजिट कर सॉरी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में? कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफर करने की कुछ शर्त होगी? दिमाग लगाइए। अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा तो कुछ शर्त होगी। हाँ, सबसे पहली शर्त होगी, यहाँ का जो बैलेंस है वो उतना होना चाहिए ना जितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट, तो कौन चेक करेगा कि बैलेंस उतना है कि नहीं है? सर्वर का कोड चेक करेगा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। यानी जिस काम के लिए वेब एप्लीकेशन बनी है उससे रिलेटेड कोड जब लिखा जाता है तो अपन बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। आपकी भाषा में समझाता हूं। आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है? बनाया फैक्टोरियल का प्रोग्राम C++ किसी में? लूप लगाते हैं आप फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए? लगाते हैं। ये लूप वेब एप्लीकेशन की भाषा में कहलाएगा बिजनेस लॉजिक। फैक्टोरियल के प्रोग्राम का मेन काम फैक्टोरियल निकालना ही होता है ना, मेन काम फैक्टोरियल निकालना है ना। दैट मेन टास्क इज कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। अब आ गया होगा समझ में इतने सारे एग्जांपल्स के बाद? राइट, तो जो सर्वर होता है, सर्वर पे अपन बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। हो सकता है इस बिजनेस लॉजिक में डेटाबेस की जरूरत पड़े तो सर्वर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, डेटा पुल करेगा,
उस डेटा को यूज करेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपके लिए जनरेट करेगा फाइनल रिस्पॉन्स। जैसे आप इमेजिन करिए क्या होता है जब आप जीमेल में लॉग इन करते हैं। इमेजिन करिए सबसे पहले आप जीमेल में यूजर आईडी पासवर्ड लिखते हैं, जल्दी बोलिए लिखते हैं, फाइन। जब यूजर आईडी पासवर्ड लिखकर आप बटन दबाते हैं तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड जीमेल के सर्वर पे जाता होगा, जाता होगा। जीमेल के सर्वर पे कोई कोड होगा जो यूजर आईडी पासवर्ड को डेटाबेस से चेक करता होगा, करता होगा, राइट। जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड मैच करेगा या मैच नहीं करेगा तो अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे, जल्दी बोलिए आएंगे। तो वो पीस ऑफ कोड जो सर्वर पे चल रहा है, जो आपकी आईडी मैच कर रहा है, पासवर्ड मैच कर रहा है, सही गलत डिसाइड कर रहा है, वो कहलाएगा बिजनेस लॉजिक। इज इट क्लियर? ठीक है, फाइनली बिजनेस लॉजिक से आउटपुट आएगा, वो आउटपुट ब्राउजर को शो हो जाएगा। और ये बिजनेस लॉजिक लिखा किस में जाएगा? ये लिखा जाएगा किसी सर्वर साइड लैंग्वेज में। इट कुड बी पाइथन, इट कुड बी जावा, इट कुड बी एनी लैंग्वेज जो सर्वर पे रन हो सकती है। इज इट क्लियर? ये देखिए एक और डायग्राम आपको और बढ़िया तरीके से समझा देगा फ्रंट एंड बैक एंड। ये सुंदर सुंदर जो दिख रहा है ये फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड है ना, तो एंड यूजर को तो यही दिखता है, ठीक है। और ये बैक एंड है, ये देख लेगा तो बेहोश हो जाएगा एंड यूजर। सोचिए इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड है, बैकएंड पे डेटाबेस भी इन्वॉल्व है, बैकएंड पे सर्वर साइड कोड भी इन्वॉल्व है, इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। हाँ जल पर ही तो है ये, बट जल पर ही बस ऊपर से परी है, बाकी तो मगरमच्छ है पीछे। ठीक, समझ आया? क्लियर? तो ये बहुत है आपको इतने सारे एग्जांपल्स ये समझने के लिए कि बैकएंड और फ्रंट एंड क्या है। अब बैकएंड किससे मिलकर बनता है? तो बैकएंड में भी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या दो चीजें? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। बिजनेस लॉजिक किसमें लिखा जाता है? जल्दी बोलें, बिजनेस लॉजिक इनमें लिखा जाएगा। ये जिम्मेदार हैं बिजनेस लॉजिक के लिए। और ये क्या करता है? ये डेटा स्टोर करने का काम करता है। हुआ क्लियर? तो आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स डेटाबेस में, आपके मार्क्स वगैरह डेटाबेस में होंगे। हाँ, और आपके मार्क्स को पढ़कर ये डिक्लेयर करना कि आपने रिजल्ट्स या एग्जाम कैसे पास करा, कितने परसेंटेज से पास करा भी कि नहीं करा, ये सब बिजनेस लॉजिक का काम है। ये सब लिखा जाएगा किसी लैंग्वेज में। गॉट इट? कोई बेस्ट लैंग्वेज नहीं है कृष्ण, कोई बेस्ट लैंग्वेज नहीं है। मुझे बताओ सबसे बढ़िया कार कौन सी है? बताओ कृष्ण। डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। सबसे बढ़िया एक्टर कौन है? बॉलीवुड में सबसे बढ़िया एक्टर कौन है? वो भी इंडिविजुअल चॉइस है ना। कुछ लोगों को सलमान खान पसंद है, कुछ को शाहरुख खान पसंद है, कुछ को दोनों ही नहीं पसंद है, कुछ के लिए मनोज वाजपेयी बहुत अच्छा एक्टर है ना। हाँ, मुन्ना भैया है कुछ के लिए। फिर ये तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। यस और नो? कोई बेस्ट लैंग्वेज नहीं है और बेस्ट कुछ नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उस पर डिपेंड करता है आप लैंग्वेज कौन सी चुनते हैं, राइट? पॉइंट क्लियर? और अगर एक लैंग्वेज बेस्ट होती तो फिर दूसरी लैंग्वेज कभी ग्रो कर पाती? बताओ। अगर एक लैंग्वेज द बेस्ट होती तो आज दुनिया में कोई दूसरी लैंग्वेज तो होती ही नहीं, सब उसी बेस्ट लैंग्वेज को पढ़ रहे होते। तो कभी प्रोग्रामिंग में द बेस्ट लैंग्वेज नहीं होती है। हर लैंग्वेज एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए लिखी गई है। जैसे मशीन लर्निंग अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? बताइए। तो आप पाइथन यूज करो, क्योंकि पाइथन जितने अच्छे से मशीन लर्निंग को सपोर्ट करती है उतने अच्छे से जावा नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है सर मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो आप जावा यूज करेंगे। इसलिए मैं एक सच और बताता हूं आपको, एक वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होती हैं। आप कभी जाकर चेक करना यूट्यूब किस किस पे बनी है, तो यूट्यूब में जावा भी लगी है, यूट्यूब में पाइथन भी लगी है, यूट्यूब में C++ भी लगी हुई है। जानते हैं इस बात को आप? एक सिंगल एप्लीकेशन ढेर सारी लैंग्वेजेस में बनी है। फेसबुक, नॉर्मली लोग ये जानते हैं ना कि फेसबुक PHP में बनी है, फेसबुक में जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है, फेसबुक में C++ भी लगी हुई है, राइट? एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है, बाकी सेकेंडरी लैंग्वेजेस होती हैं। फिर ये कैसे होता है सौरभ? ये आप सीखोगे।
ये होता है एक लैंग्वेज के दूसरे लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेशन के साथ. Yes, they can work together, Dishang. There are facilities given in a language कि हम उससे दूसरी लैंग्वेज को कॉल कर सकें. हम जावा में बैठकर सी का प्रोग्राम कॉल कर सकते हैं. हम पाइथन में बैठकर जावा के प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं. आई बात समझ? ठीक है, तो ये था व्हाट अ बैकएंड कंसिस्ट ऑफ. ठीक, अब आता है व्हाट इज फुल स्टैक. बिल्कुल, नेटिव इन जावा इसी को बोलते हैं. जावा में सी को कॉल करने के लिए जीनी नाम की टेक्नोलॉजी होती है, उसी को बोलते हैं नेटिव जावा. वही आपको सी से कम्युनिकेट कराती है. आया समझ? चलो आगे नितेश. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अब आपने एक और वर्ड सुना होगा, फुल स्टैक क्या होता है. तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा. फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज रखता हो. यानी जिसको कितनी चीजें आती हो, लगाना दिमाग. जिसको HTML भी आती हो, जिसको CSS की भी नॉलेज हो, जिसको जावास्क्रिप्ट भी आती हो, जिसको बूटस्ट्रैप भी आता होगा, वो एजेक्स भी जानता होगा, उसे jQuery भी आती होगी, और उसे पाइथन आती होगी, या जावा आती होगी, या PHP आती होगी, और उसे या तो MySQL पे काम करना आता होगा, या ओरेकल पे काम करना आता होगा, या SQLite पे आता होगा. ये पूरा पैक अगर आप देख लें तो ये अपने आप में बन जाता है फिर फुल स्टैक डेवलपर. आर यू गेटिंग दिस? समझ आया? तो फिर इनकी डिमांड भी ज्यादा होगी. क्या कहते हैं आप? एज कंपेयर टू जॉब प्रोस्पेक्ट, एज कंपेयर टू ओपनिंग्स, फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए ओपनिंग ज्यादा होंगी. 100%. आप सर्च करके देखो, जितनी फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड है, जितनी बैक एंड डेवलपर्स की डिमांड है, उससे कहीं ज्यादा फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड है. और कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि आप मल्टी टैलेंटेड हो. अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो कंपनी आपको फ्रंट एंड पार्ट में भी यूज कर सकती है, कंपनी आपकी स्किल्स को बैक एंड पार्ट में भी यूज कर सकती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट. तो थ्रू एंड थ्रू, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द वेब एप्लीकेशन, आप पूरी एप्लीकेशन को मैनेज कर पाएंगे अगर आपको ये पूरी नॉलेज हो. ऑलराउंडर कह सकते हो आप, सिंपल वर्ड्स में बोल दीजिए ऑलराउंडर. ये डायग्राम है जो आपको मेरी बात समझा रहा होगा. अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड आता है तो आप इन टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे. अगर आपको सिर्फ बैक एंड आता है तो आप इन पे काम करेंगे. और अगर आपको फुल स्टैक करना है तो फिर आपको इन्हें भी सीखना है, आपको इन्हें भी सीखना है. बताता हूं मैं मुनीब. अराउंड राउंड बताता हूं आपको. अलग अलग लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है मुनीब आप कौन सा रास्ता ले रहे हैं. ठीक है, मैं आपको बताता हूं, एक रफ आइडिया देता हूं अभी मैं आपको. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए अब आता हूं आपके इस कोर्स में क्या कवर होगा. ध्यान से सुनना. इस कोर्स में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. नंबर 1, आप सिर्फ फ्रंट एंड के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और आई थिंक आप इजीली गेस कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ज्वाइन करा तो आपको सीखने को मिलेंगी ये 6 चीजें. एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ज्वाइन करा, आपको ये 6 चीजें सीखने को मिलेंगी. फाइन. अगर आपको लगता है सर मुझे बैक एंड वाला पार्ट भी करना है, मुझे बैक एंड भी ज्वाइन करना है, तो अगर आपको कोर जावा आती है, कितनी कोर जावा? सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग तक की कोर जावा. बस इतनी कोर जावा अगर आपको आती है तो आप इसके साथ जावा का फुल स्टैक ज्वाइन कर सकते हैं. जावा के फुल स्टैक में क्या होगा? जावा के फुल स्टैक में ये 6 चीजें तो होंगी ही होंगी. दिख रहा होगा आपको क्लाइंट ईयर, बाकी का बैकएंड वाला पार्ट भी होगा. ये कंप्लीट पार्ट भी आपको मिलेगा. ये जावा के फुल स्टैक में है. और अगर आपको लगता है सर जावा नहीं पाइथन आती है, अगर पाइथन आती है तो आपके पास पाइथन के थ्रू जैंगो पे जाने का ऑप्शन है, प्रोवाइडेड आपको पाइथन आती है. ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप फ्रंट एंड ज्वाइन करिए, फिर हम लोग एक पोल करा लेंगे. लेट मी सी ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है और उन्हें फुल स्टैक करना है. तो फिर आपके लिए मैं बैक एंड वाला पार्ट एक दूसरा फ्रेम कर दूंगा ताकि आपको बैक एंड पे ला सकूं. है ना, मैं अभी उन लोगों को कंसिडर कर रहा हूं जिन्होंने जावा या पाइथन करी हुई है. कितनी पाइथन? पाइथन इतनी कि आपको पाइथन में बस क्लास ऑब्जेक्ट्स तक का नॉलेज हो.
वो भी अभी की जरूरत नहीं है विशाल। अगर आपको लग रहा है मेरा पाइथन अभी चल रहा है, मैं अभी पाइथन सीख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक बात अच्छे से दिमाग में बिठाइए, हम 1 से 1.5 महीना क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी बताइए। हम 1 से 1.5 महीना सिर्फ इन्हें पढ़ेंगे। जब तक हम इन्हें पढ़ेंगे तब तक आप आराम से पैरेलली जावा या पाइथन के बेसिक्स पढ़ सकते हैं, ताकि जब ये पार्ट खत्म हो और सर्वर वाला पार्ट स्टार्ट हो, तब तक आपके पास जावा पाइथन की नॉलेज हो। हुआ क्लियर? समझ आई सबको ये बात? ठीक है। और अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट वाला पार्ट ज्वाइन करते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें फ्री प्रोजेक्ट भी इनकॉर्पोरेटेड है। अगर आप जेंगो वाले पार्ट पे आते हैं तो अराउंड 50 आवर्स का कोर्स है कंप्लीट, फ्रंट एंड बैक एंड सब मिलाकर। अगर आप जावा वाले पार्ट पे आते हैं तो जावा थोड़ी सी लेंदी है, तो अराउंड 55 आवर्स है, प्लस अ प्रोजेक्ट जो सबके साथ होता है। हाँ, फुल स्टैक जावा का स्टार्ट हो गया ना सही। मैंने उसमें एक क्लास ली है, वो यही वाली क्लास है। आप देखना जावा वाले भी आपके साथ ही पढ़ेंगे। फिफ्टी 55 आवर्स के बाद है प्रोजेक्ट अर्पित। 55 आवर्स तो कोर्स कंटेंट ही है, उसके अलावा आप 10-12 घंटे का प्रोजेक्ट मान लीजिए। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? फाइन। चलिए अब आपके फीस का अनाउंसमेंट कर देता हूं। सर आप हैं? हाँ सर हूँ। हाँ, अब मैं फीस वाली हेलो। स्लाइड ओपन कर दे रहा हूं। हाँ ये जो जी। फीस आपको बता रहे हैं सर, ये फ्रंट एंड की फीस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये फीस वाली स्लाइड है। मैं शेड्यूल बताता हूं फिर आपको। हाँ सर। चलिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर जिनको सिर्फ ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है वेब डेवलपमेंट वाला, उसकी फीस ऑनलाइन 5000 है, डिस्काउंट के बाद 2000 है। लेकिन जो 50 स्टूडेंट्स पहले पे करते हैं उनकी फीस 400 रुपये और कम हो जाएगी, तो सिर्फ 1600 रुपये है। 1600 में आप ये कर सकते हैं। और आपको सर ने जैसे बताया कि जावा या पाइथन जिसमें भी फुल स्टैक करना चाहें वो भी ले सकते हैं, लेकिन इनकी फीस आपको लगता है कि नहीं मैं ये फीस दे देता हूँ, फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में डिसाइड करके कर दूंगा, तो वो भी अपन कर सकते हैं चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके ही 1600 होंगे, बाकी के 2000 ही पे करना पड़ेगा। फिर बाद में आप बोलोगे सर डिस्काउंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और बैच की टाइमिंग सर बता ही देंगे, ऐसे मैं बैच की टीटीएस। टाइमिंग बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाएं। हाँ जी, हाँ बैच जी। की टाइमिंग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके बैच का टाइमिंग है 8 to 9 PM ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ये फ्रंट एंड की क्लासेस हैं। अगर आपको लग रहा है आप फुल स्टैक ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्रंट एंड की क्लास के बाद बैक एंड वाला पार्ट चलेगा, राइट। उसमें अभी पहले जावा होगी, पाइथन वाला बैक एंड बाद में आएगा, क्योंकि जैंगो के लिए HTML कंप्लीट चाहिए अपन को। बिना HTML पूरी करे हुए हम जैंगो की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन बिना HTML पूरी करे हुए भी हम जावा के बैकएंड में कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आप जावा वाला कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जावा बैकएंड, तो आप HTML के साथ साथ जावा भी कवर करेंगे। जावा मतलब जावा डबल ई। ठीक है, उसका बैच रहा करेगा इस क्लास के बाद। जावा एडवांस मुनीब, जावा एडवांस। आयुष आप HTML CSS करिए। आपको सिर्फ फ्रंट एंड करना है आयुष, के बैक एंड भी करना है? यस अर्पित, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मैं अनम्यूट कर देता हूं, आप लोग पूछिए वर्बली, ऐसे तो टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जी अर्पित बोले। सर डाउट ये है कि जैसे मतलब मैंने जैसे जावा कोर पढ़ लिया है, लेकिन ठीक है। सर जावा एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, 5th सेम है, उसमें भी टाइम निकल गया है, तो ये जून से मतलब प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो जाएंगे प्लेसमेंट। तो सर जावा जून एडवांस, 2021। हाँ ऑफ कोर्स। तो सर जावा एडवांस पढ़ने में डर ये लग रहा है एक्चुअली काफी बड़ा होता है, फिर उसे प्रैक्टिस भी चाहिए। तो मैं सोच रहा था वेब डेवलपमेंट के नाम पे मैं मर्न पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहेगा और प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो देखो, जावा अगर एडवांस आपने पढ़ने का कोर काफी जावा कम करी मार्क्स। हुई, अगर आपने कोर जावा करी हुई है तो मैं जी रिकमेंड करूंगा आप अपना जावा ट्रैक पूरा करें, वरना उस कोर जावा की नॉलेज को आप कहीं यूज नहीं कर पाएंगे इंटरव्यूज में। आप ये नहीं बता पाएंगे कि आपने कोर जावा पढ़ के फिर एडवांस क्यों नहीं करी, क्योंकि कंपनी कोर पे काम नहीं करती है। जितनी तो भी सर कंपनीज है मार्केट में वो सब JEE पे काम करती हैं, जावा के फ्रेमवर्क्स पे काम करती हैं। तो सर तो आपको मर्न नहीं पढ़ सकता मैं बिना जावा पढ़े? हाँ कर सकते हैं मर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। मर्न थ्रू एंड थ्रू जावा स्क्रिप्ट पे होगा। ओके, बस ये है कि जावा कोर का यूज नहीं रह पाएगा कुछ ऐसा? हाँ, जावा कोर का कोई यूज नहीं होगा।
आपको विद थ्रू एंड थ्रू जावास्क्रिप्ट दिखानी पड़ेगी। तो सर जैसे अभी मैं इसमें हूँ, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो जून तक अच्छे से हो जाएगा अगर जावा एडवांस भी करता हूँ? बिल्कुल हो जाएगा, विद प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स? और कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हाँ धर्मेंद्र, पूरा कोर्स ऑनलाइन होगा। शुभम, जेडबलई की फीस, आप जेडबलई वाले बैच में आइए, उसमें मैं आपको बताऊंगा। वहां और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात भी होगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? नेक्स्ट क्लास आपकी 29 अक्टूबर को है, 8 बजे। समझ आ रहा है? सूर्यांश, कोर एंड एडवांस जावा दोनों 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स आप मान लीजिए राउंड अबाउट, और जल्दी भी करेंगे तो 2 मंथ्स। मोहित, हाँ, अगर आप यही कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फ्रंट एंड है, अगर आप इसके साथ बैक एंड वाला ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। फिर आपको कितने आवर्स देने पड़ेंगे? फिर आपको 2 आवर्स देने पड़ेंगे। उस 2 आवर्स में 1 आवर का आपका फ्रंट एंड होगा, 1 आवर का बैक एंड होगा। पॉइंट क्लियर हुआ मोहित? हाँ, जैंगो वाले भी इसी बैच में रहेंगे, बट मैंने क्या बोला, आप लोगों ने सुना ध्यान से? जैंगो का पहला प्रोग्राम बनाने के लिए भी आपको HTML CSS की जरूरत है। तो जब हमारा HTML CSS कंप्लीट हो रहा होगा, हम जैंगो स्टार्ट कर देंगे पैरेलली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर सिर्फ C++ आता है योगेश, तो आप फ्रंट एंड ज्वाइन करिए। ओके, अभी से दोनों आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैंने आपको आवर्स बताएं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास कब आनी है? नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? थर्सडे 8 PM, राइट? थर्सडे, यहां ट्यूसडे लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, दैट्स थर्सडे। ओके, और ये स्लाइड्स पूरी आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। आप सब हैं टेलीग्राम ग्रुप में? एवरीवन इज अवेलेबल इन टेलीग्राम ग्रुप? फाइन, तो ये स्लाइड्स वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। तो आपकी नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, राइट? 29 अक्टूबर 8 PM। क्या पढ़ेंगे? विल स्टार्ट HTML। ओके, नो कंफ्यूजन्स, नो डाउट्स? चलिए, बाय बाय, टेक केयर। मोहित, आई कैन डू दैट, बट मुझे देखना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पोलिंग करवाते हैं। लेट्स सी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ C++ आता है पर उन्हें बैकएंड भी करना है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो मैं बैकएंड वाली एक और लैंग्वेज, एक और टेक्नोलॉजी ले लूंगा। ठीक है, फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में पोल करा लेंगे अपन। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।